सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और इसके अलावा जितने भी आपके मार्क्स आए वो सारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और इसके अलावा इस वीडियो का यूज आपको कैसे करना है, जो भी नए आए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जो भी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा है, सबसे पहले उसको देख के आपको वीडियो पॉज करनी है, अपना आंसर खुद लगाना है और उसके बाद इसका आंसर देखना है, ताकि मैक्सिमम रिटेंशन आपको इस वीडियो से रह सके, ठीक है। और ऐसे ही हम डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन कराते हैं, तो जुड़े रहिए हमारी इस सीरीज के साथ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले है इट लार्जली अकर्स ड्यू टू हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस्ड एसिडिक कंपाउंड। बोल रहे हैं कि ओशन एसिडिफिकेशन मेनली होती है जब नाइट्रोजिनस जो बेस्ड एसिडिक कंपाउंड है उनका हाई एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो आप सभी को पता है ओशन एसिडिफिकेशन मेनली किस कारण से होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब एब्जॉर्प्शन होता है ना, ओशंस जब कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करते हैं तब मेनली ओशन एसिडिफिकेशन होता है, मेनली इनके कारण नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है। सेकेंड है सी ग्रासेस के इंट्रोडक्शन। वैसे नाइट्रोजिनस बेस्ड अगर एसिडिक कंपाउंड डलेंगे तो उसके से एसिडिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन मेनली जो ओशन एसिडिफिकेशन होता है वो CO2 के कारण होता है, ठीक है, उसके एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ सी ग्रासेस कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एसिडिफिकेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई अगर आप सी ग्रासेस को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, एसिडिफिकेशन का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। हमें क्या बतानी है? गलत स्टेटमेंट बतानी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है, हमें क्या बतानी है? गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें गलत है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ए, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कौन से हैं जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में बताना है। देखो आपने दो टाइप के ग्रासलैंड पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, एक पढ़े होंगे टेम्परेट ग्रासलैंड और एक पढ़े होंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में इनमें से आपको कौन सा नजर आ रहा है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आप सभी को पता है ईस्ट अफ्रीका में मेनली सवाना ईस्ट अफ्रीका में मेनली यूज होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के लिए, ठीक है। फिर है कंपोस्ट कहाँ पे यूज होता है? ये ब्राजील में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उनके लिए यूज होता है, ठीक है। फिर है हमारा लियानोस ये है मेनली वेनेजुएला के जो मेनली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उनके लिए यूज होता है। अगर हम बात करें प्रेरीज की, ये प्रेरीज क्या है? ये हमारा है क्या? टेम्परेट ग्रासलैंड। ये हमारा है टेम्परेट ग्रासलैंड, और ये कहाँ पे है? कहाँ पे होता है? अमेरिका में, ठीक है। आपने सभी ने नाम सुना होगा अमेरिका में, ठीक है। स्टेपीज भी आप सभी को पता है एशिया में मेनली टेम्परेट ग्रासलैंड के लिए यूज करते हैं। और भी बहुत सारे टेम्परेट ग्रासलैंड हैं, जैसे कि अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड में ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड है? डाउन, ठीक है, डाउन आपने नाम सुना होगा। अफ्रीका में कौन से हैं? अगर हम अफ्रीका की बात करें वहाँ पे कौन से? वेल्स, ठीक है, वेल्स, ठीक है। इसके अलावा ये हमने बात कर ली। और साउथ अमेरिका में बात करें वहाँ पे कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड है? साउथ अमेरिका, या फिर हम बात करें अर्जेंटीना में, ठीक है। साउथ अमेरिका अर्जेंटीना में कौन से हैं? वहाँ पे हैं ये क्या हम बोलते हैं, जिनको बोलते हैं पैम्पास, ठीक है, इनको बोलते हैं पैम्पास। तो ये हैं मतलब जो मैंने ये इधर लेफ्ट हैंड साइड लिख रखे हैं आपके, ठीक है। तो ये सारे हैं क्या, कौन से? ये हैं हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड। और ये जो है तीन जो मैंने लिखे ये कौन से हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो इसमें केवल 3 ही ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो हमें बताना है करेक्ट पेयर कौन सा है इसमें से, करेक्ट पेयर कौन सा है? तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, केवल 3 पेयर इसमें करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है, आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। सबसे पहले है इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट कैन सर्वाइव देयर, या फिर दैट कैन थ्राइव देयर। बोल रहे हैं कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, बेंथिक सेडिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताते हैं कि वहाँ पे किस टाइप के बेंथिक एनिमल थ्राइव कर सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, वही डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड है ह्यूमंस की तरह प्लांट्स में भी मैकेनिज्म होता है अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने का। ऐसा होता तो भाई कोई प्लांट्स मरता ही नहीं, अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते रहते, सर्दी आती गर्मी आती। ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमंस की तरह प्लांट्स में भी इंटरनल टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेशन, इस जो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेता है उनको क्या, उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेशन। प्लांट्स में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। एक मिनट,
उसको क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, थर्ड है वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन सिंस थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर दीज एनिमल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मेनली जो पोलर रीजन है वहाँ पे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं बड़े बड़े एनिमल्स जिनका सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मतलब बैलेंस में होता है। स्मॉल एनिमल्स में ये नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो स्मॉल एनिमल्स है वो पोलर रीजन में नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ पे थर्मो रेगुलेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस पड़ जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हमें इसमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो 2 पेयर हमारे करेक्ट है और 1 हमारा रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है, बोल रहे हैं कि हार्मफुल इन्वायरमेंटल इफेक्ट। हार्मफुल इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के हार्मफुल इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि इट डैमेजेस द लीव्स ऑफ प्लांट एंड रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही है, ये नेगेटिव इफेक्ट है भाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड का कि ये प्लांट के लीव्स को डैमेज कर देते हैं और फोटोसिंथेसिस को भी रिटार्ड कर देते हैं। दूसरा, ये लिविंग टिश्यूज के लिए टॉक्सिक है, बिल्कुल है। थर्ड है, ये बहुत सारे टेक्सटाइल फाइबर्स और मेटल्स के लिए हार्मफुल है, बिल्कुल उनके लिए भी है। तो भाई देखो हार्मफुल इफेक्ट्स में हो सकते हैं, तो हमें बताना करेक्ट पेयर। तो सारे ही इसके करेक्ट पेयर हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर की एलिमेंट्स दैट लेड टू वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। बोल रहे हैं कि कौन से ऐसे की एलिमेंट है जिससे फिजिकल और केमिकल कंडीशन होती है डिफरेंट हैबिटेट की, वो चेंज होती हैं। तो आप सभी को पता होगा टेम्परेचर भी है उसमें की एलिमेंट, पैथोजन, सोयल, प्रीडेटर, कॉम्पिटिटर, लाइट, ये सारे ही फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है मेनली हैबिटेट जो है वो में वेरिएशन होती है। तो सारे ही एलिमेंट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं आरटीआई पोर्टल गेटवे टू द सिटीजन्स इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। आप सभी को पता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारी सही है कि जो आरटीआई पोर्टल गेटवे है, आरटीआई पोर्टल गेटवे है, ये सिटीजन्स के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का ही इनिशिएटिव है। दूसरा बोल रहे हैं आरटीआई लॉ के अंडर जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, इन्फॉर्मेशन जो कमिश्नर है जैसे कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो गए, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो गए, ये फाइनल अपीलेट अथॉरिटी हैं जो और उन्हीं के पास ये मैंडेट है कि वो सेफ गार्ड करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे पीपल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्फॉर्मेशन का, उसको बिल्कुल। थर्ड है आरटीआई लॉ मैंडेटेड दैट 1/3 ऑफ द पोस्ट इन द इन्फॉर्मेशन कमीशन आर टू बी ऑक्यूपाइड बाय वुमेन। मैंने तो भाई ये कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि आरटीआई लॉ में ऐसा कुछ है, बस ये है कि भाई 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को आपको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट और वो अलग अलग फील्ड में वो होने चाहिए। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि 1/3 जो उसमें वुमेन होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, अब हमें इसमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो आप सभी को पता है भाई, हमने देखी 2 स्टेटमेंट करेक्ट और थर्ड स्टेटमेंट इसमें क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये देखो मेनली ये चीजें किससे हैं, करंट अफेयर से आती हैं। जैसे कि ये आ गया तो इसमें 2 स्टेटमेंट और देती है हमें जोड़ के। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहना ताकि आपको पता लगता रहे कि कौन कौन से चीजें हो रही हैं। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है जो टर्म स्पेशल सेशन है वो विच इज कन्वेंट फॉर स्पेशल ओकेशंस और कॉमेमोरेटिंग माइलस्टोन्स इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहे हैं कि स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है। देखो अगर स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन होता तो हम पॉलिटी की बुक में जरूर पढ़ते, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, तो भाई डिफाइन तो नहीं है। सेकंड बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिसाइड व्हेन पार्लियामेंट मीट्स इंक्लूडिंग सेशन डेट्स एंड ड्यूरेशन। बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट किसके थ्रू, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के थ्रू ये डिसाइड करती है कि कौन से सेशन होंगे, कितने ड्यूरेशन होगी, पार्लियामेंट कब मीट करेगी, बिल्कुल भाई ये डिसाइड करते हैं। थर्ड बोल रहे हैं जो ये प्रोविजन है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 पार्लियामेंट्री सेशंस के बीच में, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से लिया गया है। आपने अगर पढ़ा हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये चीज़ आई है तो ये कहाँ से ली गई है, पॉलिटी की बुक में बड़े अच्छे से लिखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ये चीज़ ली गई है कि 2 स्पेशल सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि 1909 के एक्ट से ली गई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और हमें बतानी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। 1 सेकेंड, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो केवल एक स्टेटमेंट है इसमें। ठीक है, करेक्ट क्या है, केवल एक स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी के बारे में, नहीं डीम्ड टू यूनिवर्सिटी के बारे में, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है। सबसे पहले है यूजीसी एक्ट 1956 जो है वो प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है बाई नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है हायर एजुकेशन का अदर देन यूनिवर्सिटी उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर सकती है, बिल्कुल भी कर सकती है। दूसरे बोल रहे हैं लाइक अदर यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डज नॉट हैव द ऑटोनॉमी ऑफ ऑफरिंग वेरियस कोर्सेज एंड एग्जामिनेशन। क्यों भाई उनके पास क्यों नहीं है, अदर यूनिवर्सिटीज की तरह इनके पास भी पावर होती है, ऐसा नहीं है इनके पास पावर नहीं होती है, बहुत सारे कोर्सेज और एग्जामिनेशन ऑफर करने की इनके पास भी पावर होती है। थर्ड है एनसीईआरटी हैज बीन ग्रांटेड द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस, इसीलिए ये न्यूज में ध्यान रखना, इसीलिए न्यूज में एनसीईआरटी को भी स्टेटस दिया गया है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का। तो फर्स्ट हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसमें दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या रॉन्ग है। ठीक है, ये हो गया हमारे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के बारे में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किसके बारे में, नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट्स के बारे में, NWR आपने सुने होंगे। ठीक है, सबसे पहले है इट अलाउज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट कमोडिटी स्टोर्ड इन एन वेयर हाउस विदाउट हैविंग टू डिलीवर द फिजिकल कमोडिटी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें दे रखी है कि ये हमें अलाउ करता है कि हम अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दें उस कमोडिटी की जो स्टोर है हमारे वेयर हाउस में बिना उसको डिलीवर किए। बिल्कुल, दे आर इशूड बाय रजिस्टर्ड वेयर हाउस एंड इनेबल्स फार्मर्स टू सीक लोन्स फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट NWR। बिल्कुल, ये रिसिप्ट दे के जो फार्मर्स है वो कहीं से बैंक वगैरह से लोन भी ले सकते हैं। तीसरा बोल रहे हैं इट इज रेगुलेटेड बाय एपीडा। आप सभी को पता है ये एपीडा इसको रेगुलेट नहीं करती है, इसको करती है वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी मेनली इसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हमें इसमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट इसमें क्या है, रॉन्ग है। किसके बारे में, नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। सबसे पहले है इंडिया डजंट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान। बिल्कुल, हमारी ताइवान के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं, वन चाइना पॉलिसी। इंडिया हैज एस्टेब्लिश इंडिया तापाई, मतलब वन चाइना पॉलिसी के अंडर हमने क्या एस्टेब्लिश कर रखा है, ITA, इंडिया ताइपाई एसोसिएशन। डिप्लोमेटिक अगर हमें कोई एंगेजमेंट ताइवान के साथ करनी भी है तो उसके लिए बिल्कुल सही है। थर्ड है ताइवान स्ट्रेट इज नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट सेपरेट ताइवान फ्रॉम द मेनलैंड चाइना। बिल्कुल, ताइवान स्ट्रेट जो है चाइना और ताइवान को अलग करती है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, भाई तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। ठीक है, अरे यार 1 सेकेंड, पेन ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारे क्या है, करेक्ट है। तो इसी नोट पे आज के हमारे जो टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में प्लीज शेयर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज 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 सब्सक्राइब करो इसको। ठीक है, अभी के अभी सब्सक्राइब करो और तब आप नेक्स्ट लेक्चर कल देखना। ठीक है, और बस इसी नोट पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं गाइज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।